हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी के क्लास 6 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो भी टर्म दिए गए हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों के लिए देखिए, अगर आप क्लास 6 में हैं तो आपके लिए तो पढ़ना ज़रूरी ही है। अगर और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले कोई स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी बेसिक्स के रूप में आपको पता है कि क्लास एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंस आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है। तो इसीलिए आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आप इजली कोई भी बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना समय जाया करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो आज का जो क्लास 6 का जो चैप्टर है फर्स्ट नंबर, सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है ना, इसको हम लोग देखेंगे। पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है ना। ये जनरली इसमें हम लोग जो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित है ना उसके बारे में, खगोलीय पिंड, ठीक है ना, तारा, ग्रह, ध्रुव तारा क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें जानकारी इसमें दी गई हैं। तो आप इन बेसिक चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जो देखिए पूर्णिमा क्या होता है। आपको पता होगा कि फुल मून एक खुद होता है। जब देखिए, जब ना क्या होता है ना, आप देखेंगे हम लोग जो चांद होता है, मून, लोकल लैंग्वेज में उसको चंदा मामा भी बोला जाता है। लोगों को जब छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ये करते हैं तो बताते हैं चंदा मामा। तो ये जो जब जब कभी चांद जो है ना, जो मून है, फुल दिखाई दे, मतलब पूरा का पूरा पूर्ण रूप गोल दिखाई दे, उसका पूरा पार्ट दिखाई दे, तो उस वाले दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है ना। और जिस दिन चंद्रमा होता है ना कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना, उस दिन उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है ना। आपको पता होगा कि आप देखे होंगे जब भी कि चांद का साइज ना कल ऐसा देखे थे, फिर कल देखेंगे तो उसका साइज डिफरेंट हो जाता है। और देखेंगे कि उसका साइज अगर बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर देखेंगे कि बड़ा होने के बाद धीरे धीरे फिर छोटा होता है और एक दिन विलुप्त होता है। तो जो क्या होता है ना, जिस दिन विलुप्त हो जाता है उस दिन को अमावस्या कहते हैं, और जिस दिन धीरे धीरे बड़ा होता है और पूरा गोल हो जाता है उस दिन को क्या बोलते हैं, ये उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है ना। हम लोग देख लेते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहा जाता है। और 15 दिन के बाद चंद्रमा या नए चंद्रमा को क्या कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगी उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण चंद्रमा एकदम कंप्लीट दिखाई देगा उसको बोलेंगे पूर्णिमा, और जिस दिन नहीं दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, अमावस्या। और ठीक 15 दिन बाद ये आता है। ठीक है ना, ऐसे चेंज होते रहता है। 15 दिन बाद पूर्णिमा और 15 दिन बाद अमावस्या। ठीक है ना। ये अगर कोई पूछ दे आपको, अगर कंपिटेटिव एग्जाम से कोई ऐसे कि एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा कितने दिन बाद आएगी, तो क्या बताएंगे, तो लगभग 30 दिन बाद, 28 से 30 दिन बाद इसको आएंगे। क्यों, देखिए, ये ठीक 15 दिन बाद तो ये अमावस्या आएगा, ये फिर इसके बाद ना जाकर पूर्णिमा आएगा, तो ये करीब इतना हो जाएगा, लगभग 30 दिन। ठीक है ना, 30 दिन के अंतराल पर ये दोबारा क्या हमको दिखने को मिलेगा, पूर्णिमा। ठीक है, ये आपको ये ऐसा ये ऐसा क्यों होता है, तो अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको। सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सक पाते हैं। ठीक है ना। सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि ये दिन में ना, आप देखे होंगे कि दिन में जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है ना, तो रात में अब छोटे छोटे जो तारा दिखाई देते हैं ना, तो वो तारे और अन्य ग्रह उस समय नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये उसकी अपेक्षा ना जो सूर्य का लाइट है ना, उनकी लाइट के पीछे बहुत ज़्यादा है और सूर्य हमारे से बहुत नज़दीक है। ठीक है ना। अन्य तारे, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, एक मिनट, अगर ये मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है और ये तारे यहाँ यहाँ है, ठीक है ना, ये रात में आसमान में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जान जिन बेसिकली जो होते हैं वो तारे ही चमकते हैं, रात में दिखाई देते हैं। और ये आगे हम बताएंगे कि चंद्रमा क्यों हमें दिखाई देते हैं, क्यों रात में। तो अब पहले समझिए कि बेसिकली जो क्या होता है, तारे ही ज़्यादा चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चमकदार। फिर आप देखेंगे कि ये काफ़ी ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा इनका दूरी है। उसकी अपेक्षा अगर सूर्य की स्थिति बोले तो मान लीजिए ये यहाँ है, जो पृथ्वी से क्या है, थोड़ा सा अन्य चीज़ों के नज़दीक है। तो जब ये दिन होता है ना हमारे तरफ, पृथ्वी तो रोटेट कर रही है, जब हमारे समय समय दिन होता है, तो ये चूंकि इसका लाइट इतना ज़्यादा है ना कि इन सारी चीज़ों को हम लोग देख ही नहीं पाते। और इनकी चूंकि इनकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है और लाइट भी ज़्यादा इसका हो जाने के कारण
तारों की हमारे सूर्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूरी है, और दूसरी चीज़ कि सूर्य की इतनी नज़दीकी कारण इतना प्रकाश फैल रहा है कि अन्य तारे नहीं दिखाई दे रहे या अन्य पिंड नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। देखिए खगोलीय पिंड क्या होता है। देखिए आसमान में ना जो भी तारा, ग्रह, चंद, उपग्रह और एस्टेरॉयड कॉमेट जो भी आपको दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे क्या है, खगोलीय पिंड है। आपको याद रखना, खगोलीय पिंड क्या है, आकाश में जो भी है आपको दिखाई दे रहा है, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है ना, उसके बाद जो उल्का पिंड गिरते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे चीज क्या है, ये खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो ये इनको खगोलीय पिंड के अंतर्गत रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं खगोलीय पिंड क्या है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है ना, ये जो भी चीजें है ना जो रात के समय क्या होती है, चमकती है, या आसमान में जो भी चीजें मौजूद है पिंड के रूप में, वो सारे के सारे चीज क्या है, खगोलीय पिंड है। ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, खगोलीय पिंड। आपको याद रखना है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और भी सारी चीजें जो आपको आसमान में मौजूद है अंतरिक्ष में, उसको क्या बोलेंगे, खगोलीय पिंड। ठीक है, ये कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं। ठीक है ना, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। आपको ये भी याद रखना। देखिए खगोलीय पिंड है ना, इन अलग अलग देखेंगे आप, पढ़ेंगे ना, तो इनकी जो अलग अलग खगोलीय पिंड है, इनकी अलग अलग विशेषताएं। जैसे देखिए कोई स्टार है, तारा है, तो इसके पास क्या होता है, ये ऐसा खगोलीय पिंड है, इसके पास क्या है, खुद की लाइट है, खुद का यहाँ पर इसका खुद का हीट है। ठीक है ना, तो जिस खगोलीय पिंड के पास है ना लाइट और हीट है, उसको क्या बोलते हैं, स्टार। ठीक है ना, ये ठीक है, कि जिस पिंड के पास क्या है, लाइट है, स्टार और हीट है, उसको क्या बोलेंगे, खगोलीय पिंड, उसको स्टार बोलेंगे। ठीक है ना, देखिए इसको देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और ये गैस से बने होते हैं। ठीक है ना, किसके बने होते हैं, गैस के बने होते हैं। ये भी याद रखना है। इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है, इनका अपना ही ऊर्जा और उनका प्रकाश, जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है ना, इन्हें तारा यानी स्टार कहा जाता है। ठीक है, आप जनरली बेसिकली इसको याद रख सकते हैं कि जिनके पास क्या होता है, खुद का लाइट होता है, हीट होता है और एनर्जी है इनके पास, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टार बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो काफी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कुछ खगोलीय पिंड, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है ना, ये ऐसे खगोलीय पिंड तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को प्लैनेट कहते हैं, मतलब ग्रह कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ जो ये तारा है ना, ये सॉरी तारा नहीं, कोई ये पिंड है, इसके पास ना खुद का लाइट नहीं है। ठीक है ना, और हीट नहीं है और लाइट नहीं है, मतलब कि, और यहाँ पर मतलब कि कोई गैसेस भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। गैसेस मौजूद हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन वैसे गैसेस मौजूद नहीं है जिससे क्या हो, एनर्जी निकलती हो। ठीक है ना, जैसे कि स्टार पर जाएंगे ना, तो वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसेस का क्या होता है, संलयन होता है, तो इस वजह से वहाँ ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। लेकिन ग्रहों पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो ग्रह है ना, ये जो प्लेनेट है, तो प्लेनेट में ना इसको क्या है कि यहाँ पर इसका क्या है, खुद का लाइट नहीं है, ये इसके पास हीट जनरेट नहीं करता है। ठीक है ना, और खुद की ऊर्जा नहीं होती है, जिसको इसमें क्या रखा जाता है, ये इसको प्लेनेट कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। और खास बात ये है कि यहाँ पर कि ये जो है ना, आप जो चंद्रमा को देखते हैं या आप मंगल ग्रह आपको दिखाई देता है, तो ये कैसे होता है, इस पर लाइट पड़ता है ना, रिफ्लेक्ट, तो वो हमारे आंखों तक पहुंचता है ना, वो इस वजह से ये हमें दिखता है। ठीक है ना, इस वजह से ये सारी चीजें हमको क्या दिखती है, ये दिखता है, ये चंद्रमा दिखता है। नहीं तो अगर उस पर लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे पास नहीं पहुंचता ना, तो दिखता भी नहीं। तो ये है, ठीक है ना, मतलब सूर्य के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होता है, मतलब कि उसके प्रकाश से ही ये इस पर पड़ रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये और बताओ कि हम लोग हमेशा सदैव इस चंद्रमा के एक ही हिस्सा देख पाते हैं। ठीक है ना, वो क्यों देख पाते हैं एक हिस्सा, ये चंद्रमा का एक हिस्सा, क्योंकि देखिए इसका जो घूर्णन काल है ना, और पृथ्वी का जो घूर्णन है, इसका सेम सेम दोनों का बराबर। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या है, उसको एक ही पार्ट हमको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये पृथ्वी,
पृथ्वी के बारे में ये दिखाया गया है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये चूंकि हमारे सौरमंडल में बहुत ही ये यूनिक ग्रह है, पता है, जिस पर हम लोग रहते हैं। और जो भी जितने भी खगोलीय पिंड है और जितने भी ग्रह, उनमें से ये एक ऐसा यूनिक है क्योंकि यहाँ पर जीवन है। ठीक है ना, यहाँ पर जीवन पाया जाता है, इस वजह से ये यूनिक है। यहाँ पर जीवन की दशाएं के लिए वायुमंडल है, ठीक है ना, गैस की मात्रा है, ठीक है ना, जल है, ठीक है ना, वायु भी है, जल भी है, और क्या है, स्थल मंडल भी है। ये तीनों चीजें मिलकर क्या करती है, वो जो एक जीव मंडल पड़ा है ना, जीव मंडल का निर्माण करती है। आगे हम लोग जो है आगे के चैप्टर में तो देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज मिलकर एक ऐसा दशा उत्पन्न करती है ना, जिससे कोई जीवित रह सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जीवन संभव है। ठीक है ना, जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश है और उसमें सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है ना, किससे प्राप्त करता है, ये सूर्य से प्राप्त करता है। प्रकाश एवं उसमें जो भी है ये उसी से प्राप्त करता है। पृथ्वी की सबसे नजदीक है जो सूर्य है ना, वो पृथ्वी का सबसे क्या है, नजदीक तारा है। ठीक है ना, हमारे सौर मंडल में ही सबसे नजदीक नजदीक जो तारा है ना, वो सूर्य ही है। ठीक है, आपको याद रखना। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, अगर दूरी के हिसाब से बोले तो आपको पता होगा कि ये सूर्य है, सूर्य के बाद क्या आता है, बुध आता है। अगर एक मिनट, ये अगर देखते हैं, अगर ये सन है, ये सन है, तो सन के बाद क्या आता है, यहाँ यहाँ बुध आता है। ठीक है, यहाँ बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, ठीक है ना, फिर मंगल। तो देखिए, सूर्य से अगर दूरी के अनुसार बोले तो ये कितने नंबर पर आया, अर्थ आया तीसरे नंबर पर। ठीक है ना, ये तीसरे नंबर पर। और अगर साइज के अनुसार बोले, साइज के अनुसार, तो साइज के अनुसार कितने नंबर पर है, फिफ्थ नंबर पर है। साइज के अनुसार कितने नंबर पर है, पांचवा नंबर पर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पृथ्वी जो है साइज के नंबर पर पांचवा नंबर पर, और ये नंबर पर वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर यह पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीला नीला रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, देखिए, जब आप अंतरिक्ष से जाएंगे तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है, इसका जो अर्थ का 2/3 भाग है, वो 2/3 भाग पर क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है क्या, जल और महासागर। चूंकि महासागरों का जल देखेंगे सब नीला है, और प्रकाश की ये जो क्या है, जब आप अंतरिक्ष से इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। और ये पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो भूआभ आकृति है। आपको ये भी, जिसको जियोड बोला जाता है। कैसी आकृति है, इसको भूआभ, ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी होने के कारण इसके आकार भूआभ हो जाते हैं। ठीक है ना, भूआभ आकार का आता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ध्रुव पर कैसी है, एक देखिए ऐसे जस्ट है, ये ऐसे ऐसे, ये जो है, और ये जो है, ये थोड़ा सा ऐसा है। तो ये ध्रुव पर है ना, थोड़ा सा चपटी होने के कारण कैसा है, ये जियोड आकार का, इसको भूआभ बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें। ये पृथ्वी के बारे में समझ में आया क्या, पृथ्वी एक प्लेनेट है। ठीक है ना, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, और साइज के अनुसार ये पांचवा बड़ा ग्रह है, और दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, आपको इतना चीजें याद रखना है पृथ्वी के बारे में। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग ग्रह के बारे में समझ जाते हैं। ये तो ये देखिए ग्रह, हम लोग देखिए, ये सन है, सन के बाद ये आया मरकरी, ठीक है ना, नजदीक, जिसको हिंदी में बुध बोलते हैं। फिर ये आया वेनस, जिसको शुक्र बोलते हैं। ये अर्थ हमारा, ठीक है ना, इसको अर्थ पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये मार्स आया, मंगल, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी के जस्ट बाद है। फिर ये आया जुपिटर, बृहस्पति, फिर आया सेटर्न, ठीक है, ये फिर आया यूरेनस, फिर आया नेपच्यून, और फिर आया प्लूटो। ठीक है ना, प्लूटो को अब हटा दिया गया है बेसिकली। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए, ये जो सबसे बड़ा सौरमंडल में आपको दिखाई दे रहा है, वो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है जुपिटर। तो आपको ये याद रखना, ठीक है ना, ये। चलिए, अब हम लोग इसको ही बोलते हैं सोलर सिस्टम। इसी को मिलाकर क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम। ठीक है ना, जो पाया जाता है। ठीक है, तो बीच में कई सारे एस्ट्रॉइड भी हैं, ठीक है ना, जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें भी, वो भी सोलर सिस्टम में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ग्रह,
देखिए कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग पहले ही देखे ऊपर में कि वैसे जो पिंड जिनमें प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में, ठीक है ना, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना। जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता उनको क्या कहते हैं, ग्रह। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उनको, खगोल शास्त्री। जो खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करते हैं ना उसको क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। खगोल शास्त्री को पूछेगा तो क्या है, जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं ना उनको बोलते हैं, ठीक है। आगे है ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किससे बना है, ग्रीक भाषा है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, ठीक है ना। परिभ्रमक भी बोल सकते हैं और चारों ओर घूमने वाला, ठीक है ना। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जो देखिए अंग्रेजी में जिसको प्लेनेट कहा जाता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लेनेटाइज है, ठीक है ना। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात मतलब चारों तरफ घूमने वाला। तो ये आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये जिसको बारे में कहा गया है, किसको कहा गया है, ग्रह को कहा गया है। कोई ये पूछ देता है, वनडे एग्जाम्स में पूछ देता है आपको कि जो प्लेनेट है वो किस भाषा से लिया गया है, तो ठीक है ना। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। चाहे उसका अर्थ पूछ देता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या होता है, तो ये जनरली आपको उपग्रह है, ठीक है ना। तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है, ठीक है ना। तो कई सारे देखिए जो उपग्रह होते हैं ना वो दो तरह के, एक नेचुरल भी होते हैं, एक नेचुरल भी होते हैं और एक आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में सैटेलाइट बोला जाता है। तो कई बार आप सुने ना कि इंडिया ने सैटेलाइट ये मतलब लॉन्च किया, चाहे नासा ने। तो कई सारे मतलब कि सैटेलाइट लॉन्च होते रहते हैं। तो वो कृत्रिम जो हम लोग करते हैं वो कृत्रिम होता है, ठीक है ना। उससे टीवी, मौसम का ज्ञान, ठीक है ना, और फिर सेना में मदद मिलता है उससे। और जो ये जो नेचुरल होता है जो घूम रहा है ना, ये भी जनरली ये भी वैसा ही है जैसे पृथ्वी बना है ना। ये पृथ्वी जैसा बना है ना, इनके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है और इनके पास भी अपनी ऊष्मा नहीं होती। ये भी जस्ट लाइक पृथ्वी के, इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। आज जैसे प्लेनेट का स्ट्रक्चर है ना वैसा ही। बट है क्या है कि ये ना जैसे पृथ्वी क्या घूमती है, सर का अराउंड घूमती है, मतलब कि सन के चारों ओर घूमती है। और ये जो है जो मून जो है, जो सैटेलाइट है, वो किसके चारों ओर घूमती है, अर्थ के चारों ओर घूमती है, ठीक है ना। किसके चारों ओर घूमती है, अर्थ के चारों ओर घूमती है। तो ये इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है उपग्रह। अब हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा। उपग्रह, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है ना। यह हमारा पृथ्वी का सहचर है जो कि उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। ये पृथ्वी जैसा ही है, ठीक है ना। उसका साथी है, लगभग बोल सकते हैं कि उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सन का चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसी तरह जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी के पास केवल क्या है, एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है, ठीक है ना। कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। आपको याद रखना है। जैसे समझिए कि एक चौथाई, इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसका चौथाई हिस्सा है। समझ में, बस आपको इतना याद रखना। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। ये लगभग कभी कभी पूछ जाता है, हालांकि ऐसे तो पूछता नहीं है, कभी हो सकता है पूछ भी दे। तो आपको याद रखना, मोटा मोटी याद रखना, 3,84,000 किलोमीटर ऐसा आपको मोटा मोटी याद रखना है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है ना। इतने ही समय में क्या होता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ये क्यों एक भाग दिखाई देता है, तो हमने ऊपर डिटेल भी किया था, आपको बताया भी था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में, ठीक है ना। और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है ना। मतलब इतने ही समय में देखिए उसका घूर्णन भी करता है और परिभ्रमण भी करता है,
ठीक है ना। घूर्णन के साथ साथ परिभ्रमण भी लगभग कितना है, दोनों का समय कितना है, लगभग सेम। इस वजह से ना कि जो चंद्रमा का है ना केवल एक ही भाग दिखाई देता है उसका, जो चंद्रमा का है जो परिभ्रमण है और क्या है घूर्णन, दोनों सेम होने की वजह से क्या होता है, हमें एक ही उसको सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये पृथ्वी, ठीक है ना। सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, हमने कुछ पढ़ा भी है। ये निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, ठीक है ना। और वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। देखिए मैंने बताया कि दो तरह का है, एक जो है आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल। तो हमने चंद्रमा एक हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, और जो हम लोग अभी कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो कृत्रिम पिंड है, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि, ठीक है ना। ये कुछ है प्रकार हैं सैटेलाइट के, ठीक है ना। इनसेट, एडुसेट, IRS, ये आपको मतलब नाम नहीं, बस ज्ञान नहीं है उतना ही है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो कई बार ये तो इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और डेट भी याद रखना, कब पहुंचे, 21 जुलाई 1969 को। कब पहुंचे, 21 जुलाई 1969 को। आपको डेट ये याद रखना है। ऐसे तो नॉर्मल यही पूछता है कौन थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन आजकल डेट भी आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग देखिए ये सूर्य है, थोड़ा सूर्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रही है, हमको तो हम लोग देखते हैं तो सिर्फ कैसा है, एक गोल सा पिन दिखाई दे रहा है, मतलब पीले कलर का दिखाई देता है ये। लेकिन नजदीक जाएंगे तो ये इसका इस तरह ऐसे लौ उठता है इसका, ठीक है ना। ये कैसे उठता है, आग और जलता है ना ऐसे उसको, तो ये उसके ये उठते हैं, ठीक है ना, ये लौ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये जो है हमारे से जो सन जो है ना, ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हम लोग से दूर, हमारी पृथ्वी से मतलब दूर है ये। पृथ्वी से लगभग ये कितने किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। और हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 हैं, ठीक है ना। सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह है वो जनरली हम लोग देखें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना। इसको इसको यूरेनस को अरुण बोलते हैं और इसको वरुण बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं, कक्षा, कक्षा कहलाते हैं। कक्षा मतलब उनका जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है ना। देखिए जो ये सन है ना, ये सन है, ये यहाँ बुध हुआ, ये हुआ यूरेनस, सॉरी शुक्र हुआ, और ये हुआ पृथ्वी। तो ये देखिए ये ऐसे ऐसे उसको चक्कर लगाता है ये। फिर ये जो है ना ये ऐसे, और किसी का जो है ना कोई किसी का ये रास्ता काटता नहीं, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे क्या होते हैं, चक्कर लगाते थे। तो ये और इन्हीं जो चक्कर है ना, ये इनको ही क्या बोला जाता है, कक्षा बोला जाता है, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है ये। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संगठन ने, देखिए 2006 में एक बैठक हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की, उसमें निर्णय लिया गया कि जो खगोलीय पिंड है ना उसको जो क्या है कि ये दूसरे के मार्ग में आ जाता है। जैसे हम देखिए हमने अभी बताया ना कि ये सन है, ये बुध ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, तो क्या होता था ना, प्लूटो ना बीच में आ जाता था, ठीक है ना। जो नेपच्यून था ऐसे, जिस वजह से ना इसको क्या कहते हैं, ये इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है ना। और इसको किस में डाल दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में। देखो याद रखिएगा, इसको किस में रखा गया, बौने ग्रह की श्रेणी में। और प्रकाश की गति लगभग कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। 8 मिनट 10 सेकंड ऐसे कुछ लगता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये रहा सौरमंडल का एक चित्र, हम लोग देखे भी, ठीक है। सौरमंडल में क्या है, इसमें सौरमंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, ठीक है ना। जैसे क्षुद्र ग्रह हुआ, उल्का पिंड हो, इन सारे से मिलकर क्या हमें बनाते हैं सौरमंडल, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, सन भी आता है, हमारे 8 ग्रह भी आते हैं, और जो
तो इसकी इसकी अलग अलग ग्रहों के उपग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, वो भी आते हैं। और उसके अलावा जो अन्य पिंड बचते हैं, क्षुद्र ग्रह और उनका पिंड, वो सब भी इसमें आ जाता है, ठीक है ना। और इन्हीं को क्या बोलता है, सौर मंडल, और इन्हें सौर परिवार भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये आगे हम लोग देखते हैं। और इसका जो हेड है, पता हो कि सौर सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य। और वो सब इतने देर से पढ़ेंगे तो आपको भी पता हो, क्योंकि ये ही जो सबको क्या है, इनका सनलाइट क्या है, एनर्जी देता है सबको, ठीक है ना। और इनके अराउंड ही चारों ओर ही सारे जितने भी ग्रह हैं उपग्रह हैं चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये तो इनको सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है ना। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ठीक है ना। गर्म गैसों से बना है, किससे, हाइड्रोजन और हीलियम से, आपको याद रखना है। इसका खिंचाव बल इस सौर मंडल को बांधे रखता है। और चूंकि इसका ग्रेविटेशन इतना है, इतना बड़ा है कि ये सारे जो भी पिंड है ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कि इसके गुरुत्वाकर्षण, सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है ना। ये आपको यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। ये सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है ना। जो सूर्य है सौर मंडल के लिए क्या है, प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो ये आप याद रखना, चलिए ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं कि नक्षत्र मंडल क्या होता है। ये नक्षत्र मंडल आप देख रहे हैं ना, आसमान में देखते हैं ना, तो कई बार तारों का ना एक पैटर्न दिखाई दे रहता है, अलग अलग आकृति आपको दिखाई दे रहता है। अब जब भी आप रात में देखेंगे तो अलग अलग जो आकृति दिखाई देता है ना, उसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल, ठीक है ना। नक्षत्र मतलब कई बार होता है ना तारा, बोलते हैं ना ग्रह तारा, इसे। तो ये जो अलग अलग जो पैटर्न बनता है ना आकृति, इसी को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। आगे हम लोग देखते हैं। नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है ना। विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई क्या है, अलग अलग आकृतियों को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल, ठीक है ना। जो अलग अलग अभी बताया हमने कि अलग अलग जो पैटर्न बनता है, आकृति बनता है, उसी को बोलते हैं नक्षत्र मंडल। खास बात आपको याद रखना कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल है, ठीक है ना। जो अर्सा मेजर या बिग बियर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो एक तरह का क्या है, नक्षत्र मंडल है, ठीक है ना। और खास बात है कि आपको इसमें कि जो स्मॉल बियर या सप्तऋषि जिसको बोलते हैं, सप्तऋषि सात सात तारों का समूह, वो भी क्या है, नक्षत्र मंडल ही है। वो जो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है ना, उसका एक भाग है, ठीक है ना। जो क्या है, उसका एक क्या है, भाग है। देखिए आप देखिए इधर दिखाई दे रहा होगा, अब गिनिएगा तारों का समूह, देखिएगा ये एक तारा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। देखिए कभी बोलते थे ना ध्रुव तारा, देखिए तो लोग नॉर्थ पोल को देखकर क्या होते थे, उसका दिशा का अनुमान लगाते थे। तो ये नॉर्थ स्टार, देखिए ये ऐसे, ठीक है ना। तो इसको देखकर लोग क्या लगाते थे, दिशा का पता चलता था, ठीक है ना। तो ये इससे हम लोग पहले के ज़माने के लोग पता होगा कि जो डायरेक्शन का जो पता लगाते थे वो वैसे ही लगाते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये आपको पैटर्न आसमान में देखिएगा ना गौर से, तो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये पूछा जाता है। और जो ये सप्तऋषि है वो किसका भाग है, तो अर्सा मेजर या बिग बियर का। अर्सा मेजर नहीं देगा तो बिग बियर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है, देखिए ये ध्रुव तारा आपको नॉर्थ में दिखाई देता है। जनरली पहले के लोग क्या करते थे ना, उसको पता करने के लिए इसको लगाते थे, ठीक है ना, डायरेक्शन को। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्राचीन समय में, ठीक है ना, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। और उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है, ठीक है ना। जो उत्तरी तारा है ना, उत्तर दिशा की ओर बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ठीक है। जो सबसे नॉर्थ तारा हम लोग को देखे पैटर्न में कैसे दिखाई दे रहा था, उसी को क्या बोला जाता था, ध्रुव तारा। प्राचीन समय में जो लोग है ना, डायरेक्शन का पता करने के लिए, अच्छा ये इस दिशा में लगा है, तो वो समझ जाते, क्योंकि बहुत चमकीला होता था, तो उसे समझ जाते थे कि वो क्या है, उत्तर दिशा इधर है, ठीक है। तो ये होता है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह किन के बीच है, तो अभी आपको देखने को मिलेगा मंगल और बृहस्पति के बीच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए ये मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये ना पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जैसे होते हैं ना, एक मिनट, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ये बीच में दिखाई दे रहे हैं तैरते हुए, लग रहा है कि कुछ रास्ता है। ये नदी जैसा एकदम सेम, ठीक है ना। ये छोटे छोटे टुकड़े ये क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं, तैरते हैं। कहाँ कैसे तैरते हैं, देखिए ये यहाँ ये जो है ना, ये मंगल और यहाँ बृहस्पति, ये दोनों के बीच में ये पट्टी पाई जाती है, ठीक है ना।
तो इसको बोलते हैं मेन एस्टेरॉयड बेल्ट। इसको याद रखिए, किस कौन से ग्रह के बीच होती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। ये पूछा जाता है कि मेन एस्टेरॉयड बेल्ट किस किन के बीच पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये सॉरी मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है ना। ये आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही एक भाग है, ठीक है ना, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये असंख्य छोटे पिंड भी हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ये भी क्या है ना, जस्ट जैसा हमारी संरचना है ना पिंड की ग्रह की, वैसे ही इनकी भी संरचना है, लेकिन ये क्या है ना, इनके विस्फोट की वजह से ना ये छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए ना, तो वो जो टुकड़े में बदल गए, और ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये इनका जो स्थान है ना, ये कई जगहों पर होते हैं, लेकिन जो अधिकतर जो है ना, ये मंगल और बृहस्पति के बीच मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये ग्रहों के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद क्या ग्रह से टूटकर अलग हो गए। और ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रह, इन क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ये उल्का पिंड। कभी कभी ना आसमान में ना आपको दिखता हो ना कि तारा इधर से उधर जा रहा है, तो टूट के लगता है कि ऐसे गिर रहा है, ऐसा आप देखते होंगे। तो लोग बोलते हैं कि अरे तारा टूट रहा है, तारा टूट रहा है। अगर तारा टूट के पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है, ठीक। तो तो चूंकि वो तारा नहीं होता है, वो उल्का पिंड होता है। जैसे ही वो मध्य मंडल में गुजरता है ना, तो उसमें आग लग जाती है और वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं कि क्या है, वो तारा है, ठीक है ना। लेकिन वो तारा नहीं होता, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है ना। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, और हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। समझिए कि देखिए क्षुद्र ग्रह ना और उल्का पिंड ये ज्यादा डिफर नहीं होता है। देखिए जो ना क्षुद्र ग्रह ना हमारे सौर मंडल में हमारे पृथ्वी वाले भाग में आ जाता है ना, और वो टूटकर गिरता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। और टूटकर गिरता हुआ जो क्या है, उसमें एक चमक उत्पन्न हो जाती है, मतलब वो जलता है ना, तो उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है घर्षण के कारण। तो क्या होता है ना, तो उसी को ना लोग उसी को हम उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह ऐसे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो क्षुद्र ग्रह जब ये चमक रहा है तो ऐसे, तो वो क्या हो जाता है, उल्का पिंड, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और देखिए आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा भी देखिए पूरा आसमान जो है ना, जो पूरा ब्रह्मांड है, बोलते हैं ना कि आप अब चारों तरफ देखेंगे ना, तो आपको आसमान में अंतरिक्ष में भी जाने पर ना ऐसा नहीं कि बहुत खत्म हो जा रहा है तुरंत, वो ऐसा है ना, उसका अंत और ना उसका निर्माण, कौन सी जगह से निर्माण हुआ और कौन जगह से अंत हुआ है, कुछ नहीं पता चलता है। तो वो ना जो कुछ स्थान ना वो देखा जाता है ना कि एक पैटर्न की तरह बना रहता है, ठीक है ना। लगता है ना कि ये इसका भाग है। तो इस तरह जैसे ना, तो उस भाग को ना जिसमें मतलब लाखों करोड़ों क्या होते हैं, तारों शामिल होते हैं, ग्रह शामिल होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग उनका पिंड शामिल होते हैं, उपग्रह शामिल होते हैं, ये सारी चीज ना मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा। तो उसी को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, ठीक है ना। जैसे हमारा एक सौर मंडल एक छोटा सा पैटर्न बना रहा है ना, ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे पैटर्न इस पूरे आकाशगंगा में मौजूद है, ठीक है ना। और यही छोटा छोटा आकाशगंगा का पैटर्न मिलकर क्या बनाता है, ब्रह्मांड में बनाता है, ठीक है ना। समझिए, देखिए ये हुआ सौर मंडल, फिर ये हुआ आकाशगंगा, और ये हुआ ब्रह्मांड, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ा वाला क्या है, ब्रह्मांड। तो ऐसे मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। आकाशगंगा देख रहे हैं ये कैसा है, इसमें देख रहे हैं कि जितने लाखों तारों, कितने तारे शामिल हैं। ये मतलब ना एक पूरा पैटर्न बनाता है, और उसमें ना बहुत चीजें शामिल होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, ठीक है ना। ये हम लोग देखते हैं ये थोड़ा सा तारों वाले खुले आसमान में एक और से दूसरे और तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी, ठीक है ना। एक और से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी, यह लाखों तारों का समूह होता है, ठीक है ना। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे कहलाती है, ठीक है ना। ये इसको याद रखना है। हमारा सौर मंडल इसी मिल्की वे के भाग है। ये जो हमारी जो आकाशगंगा है ना, उसका नाम क्या है, मिल्की वे, ये याद रखिएगा। हमारी जो आकाशगंगा है, हमारा जो सौर मंडल उपस्थित है, उस कौन से भाग में, वो मिल्की वे आकाशगंगा में, ठीक है ना। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश की ही एक बहुत ही नदी से की गई थी, ठीक है ना। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा,
ठीक है ना। प्राचीन काल में इसमें क्या हुआ ना कि आसमान में ना एक नदी से तुलना की है कि क्या है ना कि ये जो तारे हैं ना, लगता है बोला गया कि ये क्या है, एक बहती हुई नदी है, तो इसी वजह से उसका क्या नाम रख दिया गया, आकाशगंगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है ये आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों के एक प्रणाली है। ठीक है ना, पहले ही हम लोग बैठे मतलब हम लोग समझे कि कैसे वो उसमें शामिल होते हैं, तारा, ग्रह और सारी चीजें। ठीक है ना, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। और हमारा सबसे मेन चीज याद रखना है कि हमारा जो सौर मंडल है वो किस किस आकाशगंगा में है, तो मिल्की वे आकाशगंगा में। ठीक है ना, ये इसको याद रखना है। अब मिल्की वे इसका नाम कैसे पड़ा आकाशगंगा, तो आकाशगंगा चूंकि प्राचीन समय में इसको बोलते कि आसमान में भी एक बहती नदी है जिसमें तारे और बहुत सारे कोयले पिंड ये उसमें मौजूद रहते हैं, तो उसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, आकाशगंगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड। देखते हैं ये अलग अलग आकाश गंगा मिलकर क्या निर्माण किए हैं, ब्रह्मांड का। ठीक है ना, ये अलग अलग आकाश गंगा, देखिए ये छोटे छोटे आकाश गंगा क्या मिले हैं, ये इधर 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 आकाश गंगा क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण किया गया। ठीक है ना, और ब्रह्मांड का अभी तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ तक फैला है। ठीक है ना, कहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, ब्रह्मांड का। ठीक है ना, लाखों आकाश गंगाएं किसका मिलकर निर्माण करती है, ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ठीक है ना, तो कितना बड़ा है इसकी अभी तक कोई पता नहीं चला है। ठीक है ना, और अभी देखिए आप सुने हो कि नासा ने हबल टेलीस्कोप, कई सारे टेलीस्कोप भेजे और वो कई सालों से और बहुत दूर तक चला गया है, हमारे मतलब कि सौर मंडल को भी पार कर गया है, फिर भी वो क्या हो रहा है, जा रहा है। और साथ ही ऐसा ऐसा भी चीज़ें पता चली है कि हमारी पृथ्वी जैसे ही ना कई सारे ग्रह भी पता चले हैं जहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है। ऐसा उस टेलीस्कोप ने बहुत सारी चीज़ें जो पिक्चर खींचकर भेजा है ना, तो पता चला है। तो नई नई चीज़ें मतलब खगोलों के बारे में जो है, अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारी है वो अपडेट होते रह रही है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग एक थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ये कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा ना अभी उसको, ठीक है, आपको भी रिकॉल हो जाए, शुरू से हम लोग देख लेते हैं, बस 2 मिनट में ये हो जाएगा। देखिए हम लोग के आज का जो हमारा चैप्टर था, हमने पृथ्वी के बारे में, सौर मंडल के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, सौर मंडल पृथ्वी, तो हमने शुरू में क्या चंद्रमा और पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में समझे। ठीक है ना, तो ये बताएं, फिर हमने खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा क्या होता है, जिसमें स्टार, प्लेनेट, मून, एस्टेरॉइड्स उसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना, ये खगोलीय पिंड। ठीक है ना, कुछ मैंने बताया कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास प्रकाश होता है और उनकी ऊष्मा होती है और उनके पास ऊर्जा होता है। ठीक है ना, तो वो तारा कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके पास ये नहीं होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना, और ऊष्मा नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं, अन्य पिंड जैसे वो ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसमें देखिए हमने फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक ना, और चूंकि ये भी अपनी ऊष्मा और किससे प्राप्त करती है, प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है। ठीक है ना, ये और इसकी एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है ना, और हमने बताया कि ये जो दूरी के अनुसार सूर्य से तीसरा ग्रह है और आकार के अनुसार पांचवा बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, और इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी हम लोगों ने उसको देखा डिटेल से, क्योंकि इसका जो है 2/3 भाग पर महासागर उपस्थित है। महासागर का जो क्या है, पानी नीले रंग का है और अंतरिक्ष में जाने पर वो दिखाई देता है। उसकी आकृति कैसी है, भूआब जैसी। तो ये भूआब आकृति को हम लोगों ने देखा। फिर ग्रह के बारे में हमने समझा कि ग्रह क्या है, होते हैं, ये भी खगोलीय पिंड होते हैं और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है ना, और इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन वाले को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है ना, और किसे ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको प्लेनेटाई बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, प्लेनेटाई, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, परिभ्रमण या परिभ्रमण। ठीक है ना, आपको यह फिर ये उपग्रह है। ठीक है ना, उपग्रह दो तरह के मैंने बताया कि एक नेचुरल होते हैं और एक कृत्रिम होते हैं। तो इस तरह हमने देखा। फिर हमने बताया कि जो हमारा जो चंद्रमा है उपग्रह, वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर हमारे से दूर है पृथ्वी से। ठीक है ना, ये और क्यों कैसे वो चंद्रमा का एक भाग ही हमें हमेशा दिखाई देता है, वो उसको हमने उन्हें पता किया, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन और परिभ्रमण गति क्या है, समान है। इस वजह से वो क्या होता है, ये हो, इस वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा
और निर्मित कृत्रिम पिंड के बारे में भी हमने पढ़ा जो उपग्रह है वो हम लोग उसको अपनी मानव जैसे क्या होता है कि दूरदर्शन के लिए और फिर से मौसम का ज्ञान के लिए, ठीक है ना, और आजकल तो सेना में उपयोग किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए। और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या हुआ चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, तो ये हम लोगों ने देखा। और इस सूर्य के बारे में हमने पढ़ा जिनका खुद का लाइट होता है और ये होता है, ठीक है। तो सूर्य के से ये हम लोग देखें दूरी के अनुसार ग्रह देखें, ठीक है ना। तो जो सन का लाइट का जो स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सौरमंडल के बारे में हमने देखा। सौरमंडल क्या है, 8 ग्रह है और उपग्रह है, कुछ अन्य ग्रह, जितने भी खगोलीय पिंड हमारे मतलब सौरमंडल की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में काम करते हैं सूर्य के, वो सारे क्या किसमें शामिल होते हैं, बीस में शामिल हो जाते हैं। और इसका हेड कौन होता है, तो सूर्य होता है, ठीक है। ये नक्षत्र मंडल क्या होता है, मैंने बताया कि तारों का अलग अलग आकृति जो बनाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। तो हमारा जो ये जो बिग स्मॉल बियर या सिर्फ ऋषि है, वो भी कि इसका अर्सा मेजर या बिग बियर का क्या है, एक भाग है, उसका एक भाग है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। फिर हमने ध्रुव तारे के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, प्राचीन समय में लोग इसको इससे क्या अपने जो डायरेक्शन है उसका पता करते थे, ये हम लोगों ने इसका देखा, ठीक है ना। फिर क्षुद्र ग्रह क्या क्या होता है, कैसे बना है, ठीक है ना। ये भी जस्ट लाइक प्लेनेट का स्ट्रक्चर है वैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, टुकड़े हैं घूम रहे हैं। तो जब यही टुकड़े पृथ्वी से की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हैं तो पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, तो उसमें घर्षण के कारण क्या होता है, मध्य मंडल में इनमें आग लग जाती है और ये चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो फिर तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, उल्का पिंड, ठीक है ना। ये फिर हमने आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में जाना कि लाखों तारों करोड़ों, ठीक है ना, बादलों और गैसों की एक क्या है, प्रणाली है जिसको बोलते हैं आकाशगंगा। और कई आकाशगंगाओं से मिलकर क्या होता है, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और अभी तक कल्पना करना कठिन है कि कितना बड़ा है, ये अभी तक पता नहीं चला है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सपोर्ट कीजिए। चलिए, धन्यवाद।